Wishing a very good morning to all the participants of this webinar. We are starting with 206CB, the section which deals with processing of statements of tax collected at source. (206CB) says that where a statement of tax collection at source or a correction statement has been made by a person collecting any sum, hereinafter referred to as collector, जो TCS कलेक्ट करता है उसको कलेक्टर कहा जाता है, उसको कलेक्टर कह के रेफर किया जाता है अंडर सेक्शन 206C। यानी 206C सेक्शन के तहत स्टेटमेंट फाइल करने का या करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने का प्रावधान है। स्टेटमेंट क्यों फाइल करना होता है? क्योंकि जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स, उसको बताना होता है कि मैंने किस ट्रांजैक्शन पर ये टैक्स कलेक्ट किया था, किससे कलेक्ट किया था, उसके डिटेल्स क्या थे और ट्रांजैक्शन क्या था, जिससे उस व्यक्ति का टीडीएस काटा जा सके, उस व्यक्ति का टीसीएस क्रेडिट दिया जा सके जिस व्यक्ति के केस में टीसीएस को कलेक्ट किया गया है। तो जहां पर भी एक स्टेटमेंट कोई फाइल होता है या कोई करेक्शन स्टेटमेंट फाइल होता है, ऐसा स्टेटमेंट को प्रोसेस किया जाता है निम्नलिखित इन द फॉलोइंग मैनर। तो प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, ये क्या प्रावधानित है कि क्या किया जाएगा, और इनफैक्ट जो प्रावधानित है वही किया जाता है। सबसे पहले तो जो सम्स कलेक्टिबल है उस चैप्टर में उनको कंप्यूट करना है, और वो कंप्यूट करने के लिए कि कितना सम कलेक्टिबल था इस चैप्टर के अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा जिसने कलेक्शन किया है। सबसे पहले अरिथमेटिकल एरर को हटाना होता है, जो भी अरिथमेटिकल एरर हो गए हैं। उसके बाद यदि कोई ऐसा दावा किया गया है स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन में जो कि अपेरेंटली इनकरेक्ट है, जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया इनकरेक्ट, उसको भी एडजस्ट करना होता है। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने होते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को कंप्यूट करना होता है। जो भी सम्स कलेक्टेबल हैं उनके आधार पे, जैसा कि जो सम्स कलेक्टेबल कंप्यूट किए गए स्टेटमेंट में उनके आधार पे इंटरेस्ट को कंप्यूट करना है। इंटरेस्ट का जो प्रावधान है उसके अनुसार कंप्यूट करना है उसको, जो 206C में है कलेक्टेबल सोर्स पे। और उसके बाद कोई अगर फीस है 234E सेक्शन के तहत, 234E सेक्शन फीस का प्रोविजन कर रहा है। जहां पर स्टेटमेंट डिले हो जाता है वहां पर ये फीस चार्ज की जाती है। और 234E को एक बार रेफर कर लेते हैं, देन वी कम बैक अगेन हियर। देखिए 202E आपको मैं दिखा रहा हूं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज अ फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग स्टेटमेंट्स के फर्निश करने में जो डिफॉल्ट होता है। किस तरह का डिफॉल्ट? जब भी कोई पर्सन फेल कर जाता है डिलीवर करना स्टेटमेंट, या डिलीवर करवाना, कॉज टू बी डिलीवर्ड यानी डिलीवर करवाना, उतने टाइम में जितने टाइम में प्रेस्क्राइब था सेक्शन 203 के अंतर्गत या 206C के 3 के प्रोवाइजो के अंतर्गत, जितने समय में, समय इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो उतने समय में स्टेटमेंट नहीं फर्निश करता, डिलीवर करता, फर्निश करने का मतलब होता है सामने रखना,
और डिलीवर करने का मतलब होता है उसको एक्चुअली वहां तक देना। तो कोई चीज आपको फर्निश की जाती है तो हो सकता है आप उसको मना भी कर दें। डिलीवर जब चीज हो जाती है तो वो आपको प्राप्त हो गई है। तो जो समय के अंतर्गत स्टेटमेंट को नहीं डिलीवर करता, कौन सा स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया था 203 के तहत, या जो स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया था, ये 203 के तहत टीडीएस का स्टेटमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है, और 206 सी 3 के प्रोवाइजो में टीसीएस का स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। तो वो लायबल हो जाएगा पे करने के लिए एक फीस को, जो कि 200 रुपए की राशि होगी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। जिस दौरान फेलियर कंटिन्यू कर रहा है उस दौरान उसको ये 200 रुपए की फीस देनी होगी प्रतिदिन के लिए। The amount of the fees referred to in subsection 1 shall not exceed the amount of tax deductible or collectible। लेकिन ये कि जो फीस आप ले रहे हैं वो टैक्स डिडक्टिबल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर टैक्स जो काटा जाना था या जो कलेक्ट किया जाना था वो अगर टैक्स 100 रुपए का है तो ये फीस 100 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जहां पर ये बात आती है कि एक दिन का डिले है और फीस टैक्स डिडक्टिबल या कलेक्टेबल 100 रुपए है, तो वहां पे इन दोनों को कंस्ट्रक्टिवली पढ़ना पड़ेगा हमको, 234E1 और 234E2 को। और ये कहना पड़ेगा कि जहां पर फीस 200 रुपये चार्ज की जानी है प्रतिदिन के लिए, लेकिन टैक्स डिडक्टेबल केवल 100 रुपये है, तो हमको केवल 100 रुपये उस केस में फीस देनी है। लेकिन ये प्रावधान बड़ा यूजफुल होता है क्योंकि कई लोग स्टेटमेंट कई दिन तक नहीं फाइल करते हैं, या पहले तो ऐसा भी होता था कई साल तक नहीं फाइल करते थे। लेकिन अब चूंकि उन्हें मालूम है कि स्टेटमेंट नहीं फाइल करेंगे तो 200 रुपये फीस, और फीस के लिए पेनल्टी भी नहीं है, इसके लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी जरूरत नहीं है कलेक्टर को या डिडक्टर को, सीधे उस पर आरोपित हो जाती है। ही बिकम्स लायबल टू पे। तो जो अमाउंट ऑफ फीस है शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग द स्टेटमेंट। और दूसरी बात यह है कि स्टेटमेंट भरने का जब समय आता है तो अगर उसने फीस नहीं दी है तो वो स्टेटमेंट उसका जमा ही नहीं होगा। इसलिए फीस का पेमेंट स्टेटमेंट के जमा करने से पहले आना चाहिए। उसके बाद है तो प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ स्टेटमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200 or the proviso to subsection 3 of section 206C, which is to be delivered or cost to be delivered for tax deducted at source or tax collected at source as the case may be on or after 1st day of July 2012। अब ये 234E4 में केवल इतना कहा जा रहा है कि इस सेक्शन के प्रावधान 1 जुलाई 2012 के बाद 1 जुलाई 2012 के बाद जो स्टेटमेंट फाइल किया जाता है उसी केस में वो जो है लागू होंगे। यानी ये जो फीस जमा करने का जो प्रावधान है ये 1 जुलाई 2012 के बाद फाइल हुए स्टेटमेंट पे लागू था और अभी भी ये लागू है। तो 234E हमने देखा, ये जो फीस है ये इसका नेचर पेनल्टी का नहीं है, इसका नेचर इंटरेस्ट का नहीं है, ये फीस है और इसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी देने की जरूरत नहीं है एसएससी को। प्रोसेसिंग के टाइम ही ये फीस लगा दी जाती है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग के टाइम ये फीस कंप्यूट कर दी जाती है। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, जो प्रोसेसिंग के टाइम कंप्यूट की जा रही है तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी, to the collector or the deductor rather. The fee, if any, shall be computed in accordance with the provisions of section 234E। उसके बाद the sum payable, अगला काम क्या करना है प्रोसेसिंग में, जो भी राशि पेबल है या जो रिफंड ड्यू है उस कलेक्टर को, वो तय किया जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट कंप्यूटेड अंडर बीएनसी। इंटरेस्ट और फीस को एडजस्ट करने के बाद,
क्योंकि पहले हमने ए में 2 एडजस्टमेंट कर दिए, उसके बाद ये बी और सी वाले एडजस्टमेंट करने के बाद हम ये तय करेंगे कि कितनी फीस सम पेएबल क्या है, सॉरी कितना सम पेएबल है या रिफंडेबल है उसको, अगेंस्ट एनी अमाउंट विच इज पेड, जो भी अमाउंट उसने पे किया है ऑलरेडी, एंड एनी अमाउंट पेड अदरवाइज बाय वे ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट और फीस, या उसने कोई भी और भी अमाउंट किसी टैक्स के लिए या इनकम टैक्स के लिए या इंटरेस्ट के लिए या फीस के लिए पे किया हुआ है अगर, तो उस अमाउंट से भी इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी एसएससी ने उसी पर्टिकुलर कलेक्टर या डायरेक्टर ने कोई भी राशि जमा की है चालान के माध्यम से, और एनी अमाउंट पेड, जो भी अमाउंट पे किया है, भले ही उसने उसमें सेल्फ असेसमेंट लिखा हो या किसी एडवांस टैक्स लिखा हो, लेकिन अगर कोई राशि पेड है तो उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। यानी टीडीएस की राशि को टीसीएस के लिए किसी पहले एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर कलेक्टर ने उसको खुद पे नहीं किया ये कहते हुए कि ये टीडीएस या टीसीएस की राशि है, तो भी जो सम पेबल डिटरमिन किया जाता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है उस राशि से जो ऑलरेडी कलेक्टर या डिडक्टर के द्वारा किसी भी चालान के माध्यम से, ऑनलाइन चालान वैसे माध्यम से पेड है, टैक्स, इंटरेस्ट या फीस के रूप में। और उसके बाद ये एडजस्टमेंट करने के बाद एक इंटीमेशन प्रिपेयर किया जाता है और उसको जनरेट किया जाता है। जनरेट शब्द इसलिए यूज होता है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से निकलता है और उसको कलेक्टर को भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद उसमें वो सम स्पेसिफाई किया जाता है कि कितना सम जो है वो पेबल है उसके द्वारा या कितना रिफंड उसको ड्यू है, ये इंटीमेशन में मेंशन्ड होता है। तो इंटीमेशन प्रिपेयर और जनरेट और सेंड करने के बाद अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर जो रिफंड ड्यू है कलेक्टर को, जिसने टीसीएस कलेक्ट किया है, जो भी रिफंड उसको ड्यू है, जो भी तय किया गया है उसके परसुएंस में, इन परसुएंस ऑफ द डिटर्मिनेशन, यानी ये जो डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, जो सम डिटर्मिन्ड आ रहा है यहाँ पे, उसको जो भी सम डिटर्मिन किया जा रहा है कंप्यूट करने के बाद, पहले तो वो सम कंप्यूट किया जाता है यहाँ पे, और कंप्यूट करने के बाद ये तय कर दिया जाता है कि इतना सम उसके द्वारा पेबल था, और ये करने के बाद वो राशि जो उसको रिफंड के रूप में ड्यू थी वो उसको पे कर दी जाती है कलेक्टर को। और इंटीमेशन देने के बारे में एक प्रोवाइजो है कि बशर्ते कि इंटीमेशन जो है वो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो स्टेटमेंट फाइल किया गया है उससे 1 साल के, उसके ख़त्म होने के, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 1 साल बाद तक ही वो इंटीमेशन दिया जाएगा, उसके बाद नहीं। एक तरह से कहना ये चाह रहे हैं कि इंटीमेशन को उतने टाइम के पहले दे दिया जाएगा, हालांकि ये टाइम बहुत ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, एन इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट, ये हम कह रहे हैं कि इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट, अपेरेंट मतलब जो बिल्कुल प्रतीत हो रही है प्रथम दृष्टया, उस शब्दों को डिफाइन किया गया ये पता लगाने के लिए कि कोई इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो उसको डिफाइन किया जा रहा है कि इस फ्रेज का मतलब है शैल मीन अ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द स्टेटमेंट। पहले तो ये क्लेम निकल के कहाँ से आएगी? अलग से कोई उसको चिट्ठी नहीं लिखनी है, स्टेटमेंट में कोई एंट्री कर दी है उसने, उसको क्लेम मान लिया जाएगा। एंट्री कैसी? एक तो एंट्री हो सकती है ऑफ एन आइटम, एक ऐसा आइटम जो कि जिसमें जो एंट्री की गई है जिसकी वो इनकंसिस्टेंट है किसी और एंट्री से, उसी आइटम के एंट्री से उसी स्टेटमेंट में, या फिर किसी और आइटम के एंट्री से वो मेल नहीं खा रहा। तो जैसे कोई भी राशि एक जगह लिखी गई है
और दूसरी जगह वही राशि लिखी गई है लेकिन कुछ और लिख दिया गया है। तो इस तरह का जो भी इनकंसिस्टेंसी है स्टेटमेंट के विद इन, उसके आधार पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद एंट्री हो सकती है रेट ऑफ टैक्स की, कि अगर रेट गलत लगा दिया गया है तो भी वो उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इनकरेक्ट क्लेम दो तरह की हो सकती है, एक ऐसी आइटम की एंट्री जो कि दूसरे किसी आइटम की एंट्री से इनकंसिस्टेंट है, मेल नहीं खा रही है, या फिर कोई रेट गलत प्रयोग कर दिया गया है उसकी एंट्री। उसके बाद नंबर 2 आता है द बोर्ड में मेक अ स्कीम फॉर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। बोर्ड को एम्पावर किया गया है कि वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए स्टेटमेंट्स की एक स्कीम बनाएगा। जो स्टेटमेंट्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होते हैं उनके लिए स्कीम बनाएगा टू एक्सपीडिशियसली डिटरमिन, एक्सपीडिशियस तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और प्रॉम्प्टली ये तय करने के लिए कि कितना टैक्स पेबल था या कितना रिफंड ड्यू था, उसके लिए सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग करेगा। तो उससे क्या होता है कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग से बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स लगा दिए जाते हैं और उससे केंद्रीकृत सेंट्रल प्रोसेसिंग हो जाती है और जल्दी ये काम निपटाया जा सकता है। तो 206 सीबी के बाद अब हम चलते हैं 206 डबल सी। हालांकि 206 डबल सी हमने देखा था, लेकिन हम जल्दी से इस प्रावधान को विल गो थ्रू इट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। 206 डबल सी सेक्शन ये कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन। जब भी हम ये क्लॉज यूज करते हैं, इसका मतलब अब दूसरे प्रोविजंस के मुकाबले में इस प्रोविजन को, जिस मामले को ये प्रोविजन डील कर रहा है, उस मामले में ये प्रोविजन हम उसको वरीयता दे रहे हैं, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। एनी पर्सन पेइंग एनी सम और अमाउंट, जो भी पर्सन कोई भी राशि या अमाउंट पे करता है, ऑन विच टैक्स इज कलेक्टेबल, जिस पे कोई टैक्स कलेक्टेबल होता है चैप्टर 17 बीबी के अंतर्गत, जिसको कलेक्टी कहा जाता है, वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश करेगा टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, उस व्यक्ति को फर्निश करेगा जो कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जिसको कि कलेक्टर कहा जाता है। और फेलिंग विच, और ऐसा न करने पे, टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। यानी अगर वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता तो टैक्स जो है निम्नलिखित रेट्स में से जो हायर रेट है उस पर कलेक्ट कर लिया जाएगा। सबसे पहला तो वो है कि जो भी रेट स्पेसिफाइड था उससे डबल का रेट, और इस संबंध में ये जो प्रावधान है टीडीएस वाले प्रावधान से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे प्रावधानित रेट की बात की गई है और यहाँ पे डबल प्रावधानित रेट की बात की गई है। तो या तो जो प्रावधानित रेट है, अगर प्रावधानित रेट जैसे 1% है तो उसका डबल, और या फिर 5%, यानी इनमें से जो ज़्यादा हो। तो प्रावधानित रेट अगर 2.5 है तभी ये 2.5 है तभी वो 5% होगा, नहीं तो वो 5% तो कट ही जाएगा। और जब तक कि ऐसा ना हो किसी प्रावधान में इस 5% को कम करके लिखा गया हो। उसके बाद आते हैं कि कोई भी डिक्लेरेशन जो 206C(1)(a) में दिया जाता है वो वैलिड नहीं होगा जब तक कि जो पर्सन फर्निश कर रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर उसमें फर्निश करे। कोई व्यक्ति ये डिक्लेरेशन देता है कि वो उसका टैक्स कलेक्टेबल नहीं है। उसके बाद इन केस एनी डिक्लेरेशन बिकम्स इनवैलिड अंडर सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 में कोई भी डिक्लेरेशन जो अगर इनवैलिड हो जाता है तो कलेक्टर जो है वो सबसेक्शन 1 के हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर लेगा। तो 206C(1)(a) को दोबारा देख लीजिए इफ यू वांट एक बार। 206C(1)(a) यहाँ पे लिखा है कि कोई भी कलेक्शन टैक्स का नहीं किया जाएगा एक ऐसे बायर के केस में जो इंडिया में रेसिडेंट है, अगर वो बायर
एक डिक्लेरेशन दे देगा राइटिंग में, डुप्लीकेट कॉपी में, और उसके लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म और प्रेस्क्राइब वेरिफिकेशन यूज़ करेगा, और उसमें ये लिखेगा टू द इफेक्ट, यानी उस डिक्लेरेशन में ये लिखा होगा कि जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से यूज़ करने जा रहा है, जो भी गुड्स वो खरीद रहा है, और या फिर वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ करने जा रहा है, या वो प्रोसेसिंग या प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स या थिंग्स के लिए करने जा रहा है, और ट्रेडिंग के लिए वो नहीं खरीद रहा है। तो यदि इस तरह का वो डिक्लेरेशन दे देता है तो कलेक्टर जो है वो उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। लेकिन 206 CC में ये बात कही जा रही है कि अगर वो अपना पैन नहीं देता, 206 CC में कहा जा रहा है कि यदि वो अपना पैन नहीं देता तो फिर ये डिक्लेरेशन इनवैलिड हो जाएगा, और अगर डिक्लेरेशन इनवैलिड हो जाता है तो उसका टैक्स जो है उसी रेट पे कलेक्ट हो जाएगा जो रेट 206 CC के फर्स्ट सबसेक्शन 1 में प्रावधानित है। उसके बाद द कलेक्टी शैल फर्निश हिज परमानेंट अकाउंट नंबर टू द कलेक्टर। कलेक्टी को चाहिए कि उसके लिए ज़रूरी है, शैल का वर्ड का प्रयोग किया गया है कि कलेक्टी फर्निश करेगा अपना परमानेंट अकाउंट नंबर कलेक्टर को, और दोनों लोग जो हैं वो उस परमानेंट अकाउंट नंबर को इंडिकेट करेंगे अपने सारी कॉरेस्पॉन्डेंस में, अपने सारे बिलों में, वाउचर्स में और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी जो वो एक दूसरे को भेज रहे हैं। और जहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर जो कलेक्टर को प्रोवाइड किया गया था वो अगर इनवैलिड है या वो कलेक्टी का है ही नहीं, इनवैलिड है यानी कि वो गलत फलत है ही नहीं, इस तरह का कोई नंबर ही, या कलेक्टी का नंबर है लेकिन वो कलेक्टी का नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि कलेक्टी ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया है कलेक्टर को, और फिर जो उसका टैक्स कलेक्ट होगा वो सबसेक्शन 1 के प्रावधान के अनुसार होगा। और provisions of this section shall not apply to a non-resident who does not have permanent establishment। कोई भी नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है उसके ऊपर तो प्रावधान ही लगते हैं, लेकिन अगर जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में उसको पैन देना जरूरी नहीं होता। लेकिन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को डिफाइन करते वक्त एक्सप्लेनेशन जो लिखा गया है उसमें ये बात कही गई है कि जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नाम से ये जो शब्द है, एक्सप्रेशन है, इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जिससे थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन, जिससे उसका बिजनेस जो है एंटरप्राइज का या तो पूर्णतः चलता है या पार्टली भी अगर चलता है, यानी अगर पार्टली चलने के लिए भी कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उसका है, यहाँ ये नहीं कि उसके द्वारा ओन्ड है या किराए पे लिया गया, वो नहीं है, एक एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, चाहे वो किराए की बिल्डिंग में हो चाहे कहीं हो, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से उसका कारोबार थोड़ा बहुत भी अगर चलता है तो वो जो है उसको पैन देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता पैन देना पड़ेगा अगर वो बायर बन जाता है या TCS के प्रोविजंस का में जो ट्रांजैक्शन है वो उनको वो करता है तो उसको अपना पैन देना पड़ेगा। अगर पैन नहीं देता है तो जो रेट प्रावधानित है सबसेक्शन 1 में वो लागू हो जाएंगे उसके ऊपर। ओके, सो यहाँ से हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं एंड वी गो टू सेक्शन 207। यहाँ पे ये पार्ट C है इस चैप्टर का, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। मूविंग टूवर्ड्स एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको आप एडवांस टैक्स भी बोलते हैं। सेक्शन 207 कहता है टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स एडवांस में पेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस 208 to 219। तो एक तरह का 207 जो है एडवांस टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कहा जा सकता है, कि ये कह रहा है कि 208 से लेके 219 तक के जो प्रावधान है दोनों सेक्शन को इंक्लूड करते हुए, उसके अनुसार टैक्स जो है एडवांस में पे किया जाएगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में एसएससी की जो इनकम जो है चार्जेबल होगी टू टैक्स असेसमेंट ईयर के लिए, जो कि
उस फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएटली फॉलोइंग है, उसके बाद आने वाला है। एंड सच इनकम बीइंग हियर आफ्टर चैप्टर रेफर टू एज द करंट इनकम। और इसके बाद हम उस इनकम को हम करंट इनकम कहेंगे। यानी जब भी हम करंट इनकम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा मतलब ये है कि टोटल इनकम, हमारा मतलब टोटल इनकम से है जो कि चार्जेबल टू टैक्स है फॉर द असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर के लिए जो कि उस फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है। और प्रोविजंस जो है सबसेक्शन 1 के, ये किसको नहीं अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले तो दे विल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल रेसिडेंट हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। जिसकी कोई भी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आती है, उसको एडवांस टैक्स नहीं देना है। और या वो और साथ में ही इज ऑफ द एज ऑफ 60 years और मोर एंड इज ऑफ द एज ऑफ 60 years और मोर, यानी एक सीनियर सिटीजन जिसके इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं है, ऐसे व्यक्ति पे यानी दोनों चीज़ साथ साथ आनी चाहिए। वो 60 ईयर से ज़्यादा भी होना चाहिए किसी भी टाइम में प्रीवियस ईयर में, और साथ साथ उसके पास कोई भी इनकम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल हो। यानी ये जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये उन सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो कि जिनके पास कोई इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स या बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं है, कि उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 208 पर। 208 सेक्शन कहता है कि एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर in every case where the amount of such tax payable by the assessee during that year, as computed in accordance with the provisions of this chapter, is 10,000 rupees or more. एडवांस टैक्स कब पेएबल होगा फाइनेंशियल ईयर के दौरान? उसकी कंडीशन यह है कि यहाँ पर भी जो टैक्स पेएबल आ रहा है, टैक्स पेएबल की का जो अमाउंट है एसएससी के द्वारा जो टैक्स पेएबल है, जब हम उसको कंप्यूट करते हैं इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इज 10,000 रुपीज और मोर। अगर जो टैक्स पेबल आ रहा है वो 10,000 रुपीज या उससे ज़्यादा है, तो फिर एडवांस टैक्स उसको देना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, 10,000 रुपीज और मोर। और एग्जाम्पशन किसके लिए? एग्जाम्पशन केवल एक रेजिडेंट पर्सन के लिए जो कि सीनियर सिटीजन भी है और उसके पास कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, केवल उसके लिए एग्जाम्पशन है फ्रॉम एडवांस टैक्स। Now we go to computation of advance tax. Section 209. Section 209 में कहा जा रहा है the amount of advance tax payable by an assessee in the financial year shall, subject to the provisions of subsection 2 and 3, be computed as follows. Subsection 2 और 3 के प्रावधानों के अधीन एडवांस टैक्स को इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा? Where the calculation is made by the assessee for the purposes of payment of advance tax under subsection 1 or 2 of or 5 or 6 of section 210, जहां पर भी जो कैलकुलेशन है वो assessee के द्वारा सेक्शन 210 के इन सबसेक्शंस के तहत किया जाता है, so then he shall first estimate his current income. सबसे पहले वो अपनी करंट इनकम को एस्टिमेट करेगा। करंट इनकम शब्द को डिफाइन ऑलरेडी कर दिया गया है। तो ये वो इनकम है जो कि टोटल इनकम, वो टोटल इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो सबसे पहले वो अपनी एस्टिमेट करेगा करंट इनकम कितनी है और उस पर कितना इनकम टैक्स आ रहा है, उसको कैलकुलेट करेगा।
और रेट्स इन फोर्स का प्रयोग करके ऐसा करेगा। उसके बाद where the calculation is made by the assessing officer for the purpose of making an order, अगर ये कैलकुलेशन असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है एक ऑर्डर को करने के लिए जो 210(3) के तहत ऑर्डर किया जा रहा है, तो जो टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, बिल्कुल हाल का जो प्रीवियस ईयर था, उसकी टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द एसएससी हैज बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट, जिस प्रीवियस ईयर के लिए एसएससी का रेगुलर असेसमेंट हो गया था। रेगुलर असेसमेंट का मतलब होता है 143(3) सेक्शन में जो किया जाता है, और द टोटल इनकम इन रिटर्न बाय द एसएससी इन एनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय हिम फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर विच एवर इज हायर। किसी साल में उसका रेगुलर असेसमेंट किया गया तो ये देखा जाता है कि कितनी टोटल इनकम पर उसका रेगुलर असेसमेंट किया गया है, या फिर जो टोटल इनकम उसके बाद उसने भरी थी किसी भी रिटर्न में, उनमें से जो भी राशि ज़्यादा है शैल बी टेकन एंड इनकम टैक्स देयरऑन शैल बी कैलकुलेटेड, और उस राशि पे इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा एट द रेट्स इन फोर्स पे कैलकुलेट किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में। कहने का मतलब ये कि अगर एसएससी का कोई रेगुलर असेसमेंट हो चुका है तो ये देखना पड़ेगा कि उस रेगुलर असेसमेंट में उसका कितना टोटल इनकम निर्धारित हुआ था। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि उस साल के बाद जिस साल में वो रेगुलर असेसमेंट पिछला हुआ था, उसने किसी रिटर्न में क्या उससे ज़्यादा टोटल इनकम दिखा रखी है, और अगर उसने उससे ज़्यादा टोटल इनकम दिखा रखी है तो उस टोटल इनकम को मान लिया जाएगा कि वो ही उसकी एस्टिमेटेड इनकम है जिसके ऊपर उसको एडवांस टैक्स जमा करना। और अगर उससे ज़्यादा नहीं दिखाई तो वो जो रेगुलर असेसमेंट में जो टोटल इनकम थी उसे ले लिया जाएगा। ये तो हुआ जब वो 210(3) का ऑर्डर कर रहा है। बार बार क्योंकि 210 सेक्शन का इसमें जिक्र आ रहा है तो गो टू सेक्शन 20210 एंड स्टडी द प्रोविजंस देयर, क्योंकि ये बार बार जो रेफरेंस आ रहा है वी मस्ट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रेफरेंस कि 210 में क्या बात कही गई है, so that we are able to understand 209 properly. 210 में जाते हैं। ये है सेक्शन 210, और सेक्शन 210 बात कर रहा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द एसएससी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, जहां पर एडवांस टैक्स एसएससी अपने आप से, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड का मतलब है अपने आप स्वयं से जो एडवांस टैक्स वो दे रहा है, और इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, या वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के परसुएंस में दे रहा है। तो वो स्थितियां इसमें कंसिडर की जा रही हैं जहां पर असेसी या तो अपने आप दे रहा है या फिर असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के परसुएंस में टैक्स को दे रहा है। तो 210 में जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 208, जो भी पर्सन 208 सेक्शन के तहत लायबल है, और 208 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि जो 10,000 रुपये इसका टैक्स आ रहा है, उससे ज़्यादा अगर उसका 10,000 से ज़्यादा टैक्स है, 10,000 या उससे ज़्यादा, तो उसको एडवांस टैक्स देना है। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स वेदर और नॉट ही हैज बीन प्रीवियसली असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट, उसका पहले असेसमेंट रेगुलर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अगर वो लायबल है एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए, उसकी इनकम निर्धारित की गई है कि नहीं की गई है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, इससे मतलब नहीं। लायबल कब वो हो जाता है? जब अपने ही एस्टिमेशन से, अपने खुद के एस्टिमेशन से वो पाता है कि उसका टैक्स अगर 10,000 से ऊपर का आ रहा है, 10,000 या उससे ऊपर का आ रहा है, तो उसको एडवांस टैक्स जमा करना। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसका असेसमेंट पहले नहीं भी हुआ लेकिन वो लायबल है एडवांस टैक्स को पेमेंट करने के, वो अपने आप से शैल ऑफ हिज ओन अकॉर्ड पे, खुद ब खुद वो पे कर देगा ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक, वो ड्यू डेट तक या उससे पहले जमा कर देगा जो ड्यू डेट स्पेसिफाई की जा रही है सेक्शन 211 में। सेक्शन 211 में जो ड्यू डेट है एडवांस टैक्स के पेमेंट की वो स्पेसिफाई की जा रही है। तो जो भी अप्रोप्रिएट परसेंटेज है जो स्पेसिफाई किया जा रहा है वहाँ पे, उपयुक्त प्रतिशत जो वहाँ पे
स्पेसिफाई कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया, लिख दिया गया है, खास तौर पे लिख दिया गया है इन दैट सेक्शन, तो उस अप्रोप्रिएट परसेंटेज पे ड्यू डेट पर या उससे पहले वो एडवांस टैक्स जमा करेगा। किस पे जमा करेगा? अपनी करंट इनकम पे। ठीक है, करंट इनकम जो कि पहले डिफाइन किया जा चुका है सेक्शन 208(9) के तहत, तो सॉरी 208 के तहत। तो करंट इनकम वो इनकम है जो उसके द्वारा एस्टिमेटेड इनकम है, उसकी एस्टिमेटेड इनकम जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कंप्यूट किया गया है, और ऐसी इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, तो वो उस करंट इनकम पे एडवांस टैक्स जमा करेगा, जिसका कैलकुलेशन जो है सेक्शन 209 के अनुसार वो करेगा, इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन 209। तो 210(1) में मुख्य बात जो कही जा रही है वो ये है कि जो भी व्यक्ति एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए लायबल है, वो उस एडवांस टैक्स को अपने आप यानी खुद ब खुद, बिना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के या कोई लेटर के या कोई भी किसी भी तरह की विज्ञप्ति के, वो जो है अपना खुद ब खुद पे करेगा एडवांस टैक्स, और इसको वो ड्यू डेट या उससे पहले कर देगा पे, और उतने अप्रोप्रिएट परसेंटेज पे करेगा जो कि उसके सेक्शन 211 में लिखी हुई है, और ये परसेंटेज उसकी करंट इनकम पे निकाली जाएगी, जो करंट इनकम वो एस्टिमेट करेगा, और इसको कैलकुलेट करेगा वो 209 के हिसाब से। तो 210(1) में खुद ब खुद एडवांस टैक्स पेमेंट करने की का प्रावधान किया गया। उसके बाद 210(2) में कोई भी पर्सन जो कि कोई इंस्टॉलमेंट देता है एडवांस टैक्स की, अ पर्सन हु पेज एनी इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 के तहत कोई इंस्टॉलमेंट अगर वो दे, he may increase or reduce the amount of advance tax payable in the remaining installment or installments। वो अपने इंस्टॉलमेंट में जितना उसको एडवांस टैक्स देना था उसकी मात्रा को वो घटा बढ़ा सकता है। जैसे पहले उसने अगर कम दे दिया था तो अगले इंस्टॉलमेंट में वो बढ़ा सकता है, टू अकॉर्ड विद हिज एस्टिमेट ऑफ हिज करंट इनकम। जो भी उसका इनकम का, करंट इनकम का जैसे जैसे एस्टिमेट उसका अगर मतलब बदल जाता है, मान ली उसका एस्टिमेट में उसकी इनकम बढ़ गई है, पहले तो वो करंट इनकम पे एडवांस टैक्स जमा करेगा ड्यू डेट पर। उसके बाद मान लीजिए उसकी करंट इनकम बढ़ जाती है, करंट इनकम का जो एस्टिमेट है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, अचानक जैसे घटना घट गई, कोविड आ गया, अब उसका करंट इनकम का एस्टिमेट घट गया। जैसे ही उसका करंट इनकम का एस्टिमेट घटता है तो वो जो एडवांस टैक्स की राशि अगर उसने ज़्यादा दे दी थी तो उसको वो रिड्यूस कर सकता है, या उसका करंट इनकम का एस्टिमेट बढ़ गया तो वो उसको बढ़ा सकता है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि उसके बाद बचे हुए इंस्टॉलमेंट्स में वो घटा बढ़ा सकता है, जिससे कि जो एडवांस टैक्स की राशि है वो उस नई करंट इनकम के अनुसार हो जाए जो उसने एस्टिमेट की है। टू अकॉर्ड विथ हिज एस्टिमेट, अकॉर्ड विथ हिज एस्टिमेट मतलब उसके अनुसार हो जाए, एंड एडवांस टैक्स पेबल देयर ऑन, और जो भी उस पर एडवांस टैक्स पेबल है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, एंड मेक पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार ही वो बाकी के इंस्टॉलमेंट दे देगा। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट की राशि है उसको घटाने बढ़ाने की बात कही गई है, अगर उसका करंट इनकम का जो एस्टिमेट है जैसे जैसे चेंज होता जाता है। अब 3 में आता है कि इन द केस ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन ऑलरेडी असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट। 3 में वो केस डील किया जा रहा है जिसका कि रेगुलर असेसमेंट ऑलरेडी हो गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, किसी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में जिसका रेगुलर असेसमेंट पहले ही हो गया है। तो द असेसिंग ऑफिसर इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, अगर असेसिंग ऑफिसर इस मत के हैं, इस ओपिनियन के हैं, और ओपिनियन हैज टू बी अराइव्ड एट इन रीजनेबल मैनर बेस्ड ऑन द कोजेंट मटीरियल, मजबूत मटीरियल के आधार पे जो एक रीजनेबल मत बनता है, उस मत के अनुसार जो भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जिस मत पे आ सकता है, तो असेसिंग ऑफिसर भी अपने मत पे उसी तरह से पहुंचेंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर इस मत के हैं, इस मत के हैं का मतलब है उन्होंने अपना मत को व्यक्त करना पड़ेगा राइटिंग में,
अगर असेसिंग ऑफिसर उस मत के हैं कि वो जो व्यक्ति था वो एडवांस टैक्स को पेमेंट करने के लिए लायबल था, that such person is liable to pay advance tax, he may at any time during the financial year but not later than the last day of February. तो फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय और फरवरी के आखिरी तारीख के बाद नहीं, यानी फरवरी की आखिरी तारीख से पहले असेसिंग ऑफिसर ये ऑर्डर कर सकते हैं बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ही मे रिक्वायर सच पर्सन टू पे द एडवांस टैक्स। उसके लिए ज़रूरी कर सकते हैं कि आप जो है ये एडवांस टैक्स जमा करिए, जिसको वो कैलकुलेट किया गया है इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन 209, एंड इशू टू सच पर्सन अ नोटिस ऑफ डिमांड, और ये रिक्वायर करके यानी जरूरी करके उसके लिए वो एक नोटिस ऑफ डिमांड भी इशू कर सकते हैं सेक्शन 156 में, जिसमें वो उस इंस्टॉलमेंट को स्पेसिफाई कर देंगे कि जिस इंस्टॉलमेंट के द्वारा वो टैक्स जो है पे किया जाएगा। तो ये असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उसने असेसिंग ऑफिसर ने एक बार रेगुलर असेसमेंट कर दिया है किसी असेसी का, मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर किसी असेसी का रेगुलर असेसमेंट कर देते हैं और उसमें वो पाते हैं कि हाँ इसकी तो इनकम ज़्यादा है और ये तो उतनी इनकम जितनी इसने दिखा रखी है उससे ज़्यादा कमाता है, तो असेसिंग ऑफिसर साथ साथ एक ऑर्डर करेंगे राइटिंग में, जो कि इस 210(3) के तहत होगा, और उस ऑर्डर में वो जरूरी कर देंगे एसएससी के लिए कि वो एडवांस टैक्स जो है वो कितने अमाउंट का दे जो कि उसमें वो तय करेंगे। रिक्वायर सच पर्सन टू पे एडवांस टैक्स, जिसको कैलकुलेट किया गया रहा होगा सेक्शन 209 के अनुसार। तो अपने हिसाब से कोई भी राशि नहीं लिख सकते, 209 के अनुसार करेंगे, लेकिन 209 के अनुसार करते वक्त जैसा 209 में लिखा हुआ है कि भाई रेगुलर असेसमेंट अगर हो गया तो रेगुलर असेसमेंट की राशि ली जाएगी, या रेगुलर असेसमेंट के बाद अगर टोटल इनकम एसएससी ने और भी ज़्यादा दिखा रखी है तो वो राशि ली जाएगी। तो उस तरह कैलकुलेट करते हुए वो ज़रूरी नहीं है एसएससी ऑफिसर के लिए ऑर्डर करें ही करें, लेकिन कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं 210(3) का। लेकिन असेसिंग ऑफिसर के लिए एक तरह से ये उनको हम प्रैक्टिकली ये मान के चलना चाहिए कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने ये रेगुलर असेसमेंट कर दिया और उसमें पाया कि उसकी इनकम ज़्यादा है, तो उस इनकम के मद्देनज़र वो ज़्यादा एडवांस टैक्स देने का ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन पे ऑर्डर करने की बात नहीं आ रही, राइटिंग में ऑर्डर हो रहा है और रेगुलर असेसमेंट के परसुएंस में हो रहा है, और उसमें वो इंस्टॉलमेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना उसको टैक्स जो है हर इंस्टॉलमेंट में देना है, और इस पर्पस से वो नोटिस ऑफ डिमांड इशू करेंगे। उसका 210(4) में क्या लिखा है? 210(4) में लिखा हुआ है कि इफ आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 3, एक बार जब असेसिंग ऑफिसर ने सबसेक्शन 3 में ये ऑर्डर कर दिया, एंड एट एनी टाइम बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च, क्योंकि ये ऑर्डर जो है फरवरी की आखिरी तारीख से पहले होना है, 210(3) का ऑर्डर जो है वो फरवरी की आखिरी तारीख से पहले होता है। तो एक बार असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर कर दिया सबसेक्शन 3 में, और एंड एट एनी टाइम बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च अ रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड बाय द एसएससी, और 1 मार्च से पहले अगर एक रिटर्न ऑफ इनकम एसएससी के द्वारा फर्निश की जाती है अंडर सेक्शन 139 सेक्शन के तहत, और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), या तो 139 के तहत एसएससी द्वारा रिटर्न फाइल की जाती है या 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में फाइल की जाती है, और a regular assessment of the SSC is made in respect of a previous year later than that referred to in section 3, और या फिर एक ऐसा असेसमेंट कर दिया जाता है रेगुलर असेसमेंट जो कि ऐसे प्रीवियस ईयर के लिए है जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 3 में है उसके बाद के प्रीवियस ईयर का है। तो यदि 1 मार्च से पहले किसी भी समय और 210(3) का ऑर्डर करने के बाद, मतलब 210(3) का ऑर्डर किसी टाइम नवंबर या दिसंबर में कर दिया रेगुलर असेसमेंट करने के बाद, और उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ मार्च से पहले अगर कोई भी रिटर्न फाइल करता है एसएससी, या कोई 142 के रिस्पांस में फाइल करता है, 139 के तहत फाइल करता है अगर वो रिटर्न, या फिर
यदि उसका कोई रेगुलर असेसमेंट होता है उसके बाद के साल के लिए, जो कि 210(3) में मेंशन है, उसके बाद के साल के लिए, तो असेसिंग ऑफिसर अपने 210(3) के ऑर्डर को अमेंड कर देगा। असेसिंग ऑफिसर में मेक एन अमेंडेड ऑर्डर and issue to a such assessee a notice of demand under 156 और एक और notice of demand भेजेगा under section 156 requiring the assessee to pay on or after the due date, कि वो assessee को require कर देगा कि due date से पहले, due date on or before the due date और each of the due dates जो कि section 211 में specified है, उन due date से पहले वो उसको डायरेक्शन देगा कि फॉलोइंग आफ्टर द डेट ऑफ द अमेंडेड ऑर्डर, जो भी डेट ड्यू डेट अमेंडेड ऑर्डर की डेट के बाद में आ रही है, वो ये कहेगा कि उस ड्यू डेट तक वो अप्रोप्रिएट परसेंटेज जो भी सेक्शन 211 में लिखा हुआ है उतना अप्रोप्रिएट परसेंटेज जो है एडवांस टैक्स का, जो कि टोटल इनकम पे कंप्यूट किया गया रहा होगा, कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन सच रिटर्न, जो उस रिटर्न में जो 139 एंड 142(1) के रिस्पॉन्स में फाइल की जा रही है उसमें जो भी डिक्लेयर्ड है उस टोटल इनकम पे कंप्यूट किया गया रहा होगा, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रेगुलर असेसमेंट अफोरसाइड हैज बीन मेड, या जिस टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में रेगुलर असेसमेंट कर दिया गया रहा होगा, तो उसमें से जो भी ऑब्वियसली जो अमाउंट ज़्यादा है उसको मेंशन करते हुए असेसिंग ऑफिसर अपने 210(3) के ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं। 210(3) में असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया था रेगुलर असेसमेंट करने के बाद कि आपका इतना एडवांस टैक्स बनता है और उस हिसाब से आप एडवांस टैक्स दीजिए। अब क्या हुआ कि ये फरवरी एंड से पहले कभी भी हो गया। उसके बाद एक रिटर्न फाइल हुई, और रिटर्न जब फाइल हुई तो वो वही फर्स्ट डे मार्च के पहले रिटर्न फाइल हुई, और या तो रिटर्न 142(1) के रिस्पॉन्स में फाइल हुई कि आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, फाइल कर दीजिए, या 139 जो रेगुलर रिटर्न होती है वो फाइल हुई, एसएससी खुद ब खुद, और या फिर कोई असेसमेंट हो गया। तो ये जो रिटर्न फाइल हो रही है या जो असेसमेंट हो रहा है, इसमें अगर मान लीजिए कि टोटल इनकम ज़्यादा है तो असेसिंग ऑफिसर अपने ऑर्डर को फिर अमेंड कर देंगे। ऐसा ना हो कि असेसिंग ऑफिसर ने कम पे कर रखा है और इन रिटर्न्स में या रेगुलर असेसमेंट में जो बाद के साल का हो रहा है उसमें ज़्यादा टोटल इनकम निर्धारित हो जाए, तो जो 210(3) का ऑर्डर है उसमें कम टैक्स देने की बात कही गई रही होगी, तो इसलिए इस ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है, और इसका प्रावधान 210(4) में है। 210(4) में 210(3) के ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है। उसके बाद 210(5) में आते हैं। 210(5) के अनुसार एक पर्सन जिसको कि सर्व कर दिया गया है विद एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 3, जिस व्यक्ति को भी सबसेक्शन 3 में ऑर्डर दे दिया गया है, सर्व कर दिया गया है, या एक अमेंडेड ऑर्डर सबसेक्शन 4 में सर्व कर दिया गया है, he may, if in his estimation the advance tax payable on his current income would be less, अगर उसके एस्टिमेशन में, उसके अनुमान के अनुसार, एसएससी के अनुमान के अनुसार जो एडवांस टैक्स पेबल है उसकी करंट इनकम पे वो अगर कम होगा, would be less than the amount of the advance tax specified in such order, जो एडवांस टैक्स उस ऑर्डर में स्पेसिफाइड था उससे अगर कम होगा या अमेंडेड ऑर्डर से कम होगा, तो वो एक इंटीमेशन भेजेगा। कौन भेजेगा इंटीमेशन? वो असेसी भेजेगा, वो पर्सन जिसको सर्व हो गया है, वो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर एक इंटीमेशन भेजेगा, और ये इंटीमेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, और ये जो इंटीमेशन वो भेजेगा असेसिंग ऑफिसर को भेजेगा टू दैट इफेक्ट, यानी उसमें ये बात लिखी होगी कि मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से जो एडवांस टैक्स पेबल है वो कम आ रहा है, एंड टू दैट इफेक्ट एंड पे सच एडवांस टैक्स एज अकॉर्ड्स विद हिज एस्टिमेट, और वो ऐसा एडवांस टैक्स का पेमेंट करेगा जो उसके अनुमान के अनुसार होगा, कैलकुलेटेड इन द मैनर लेट डाउन 209, हालांकि उसका कैलकुलेशन 209 के अनुसार होगा, एट द अप्रोप्रिएट परसेंटेज देयर ऑफ, जो कि सेक्शन 211 में परसेंटेज स्पेसिफाइड है उस पे होगा, और ये जो एडवांस टैक्स है वो he shall pay on or before the due date or each of the due dates specified in section 211 falling after the date of intimation, जो भी ऐसा इंटीमेशन वो देता है, सच इंटीमेशन, इस इंटीमेशन को देने के बाद जिस इंटीमेशन में वो कह रहा है कि आपने मेरे खिलाफ 210(3) का ऑर्डर कर दिया, आपने 210(4) का ऑर्डर कर दिया,
कि भाई मेरी तो इतनी इनकम है नहीं और मेरी तो इतनी इनकम है उसके मुकाबले में उतनी नहीं है जितनी आपने कर रखी है, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में भर के देगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में भर के जो इंटीमेशन जब असेसिंग ऑफिसर को दे देगा तो उसके बाद वो अपने इंटीमेशन के हिसाब से टैक्स को पे कर देगा, एडवांस टैक्स को पे करेगा, उन ड्यू डेट्स पे करेगा जो उस इंटीमेशन के बाद जो भी ड्यू डेट्स आ रही हैं, तो उन ड्यू डेट्स पे जितना भी अप्रोप्रिएट परसेंटेज बनता है तो उसका पेमेंट वो अपना कर देगा। और ये तो लिखा ही है कि वो घटा बढ़ा सकता है, यानी कि पहले अगर उसने कम पे किया होगा तो उसको बढ़ा देगा और अगर ज़्यादा पहले पे कर चुका होगा तो उसको वो घटा देगा। और इसके बाद आता है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 पे कहा जा रहा है कि पर्सन जिसको कि एक ऑर्डर सर्व कर दिया गया असेसिंग ऑफिसर का अंडर सबसेक्शन 3 या अमेंडेड ऑर्डर सर्व कर दिया गया है सबसेक्शन 4 के तहत, shall, if in his estimation the advance tax payable on his current income would exceed the amount of advance tax specified, अगर उसके एस्टिमेट के हिसाब से करंट इनकम पर जो एडवांस टैक्स आएगा वो उससे ज़्यादा आएगा जो उस ऑर्डर में स्पेसिफाइड था या अमेंडेड ऑर्डर में स्पेसिफाइड था, या फिर उसने जो 210(5) के अंतर्गत जो इंटीमेशन दिया था उसमें स्पेसिफाइड था, लेकिन बाद में वो उस निष्कर्ष में पहुंच रहा है कि उससे ज़्यादा आएगा, then he may pay on or before the due date of the last installment। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के, क्योंकि वो फरवरी की आखिरी तारीख तक के लिए था, तो उसके पास एक लास्ट इंस्टॉलमेंट फिर भी बचा रहता है जो 15 मार्च वाला है, तो वो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो उस ड्यू डेट पे या उसके पहले जो भी जो कि स्पेसिफाइड है, तो सेक्शन 211 में ड्यू डेट सेक्शन 211 में स्पेसिफाइड है, तो वो अप्रोप्रिएट पार्ट और केस में भी द होल ऑफ सच हायर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एज अकॉर्ड विद एस्टिमेट, जितना उसके एस्टिमेट के अनुसार सही है उसका जो भी अप्रोप्रिएट पार्ट है, या अप्रोप्रिएट पार्ट अगर उसने पहले ज़्यादा दे दिया है पहले तो जो भी अप्रोप्रिएट पार्ट है वो देगा, या पूरा अगर नहीं दिया तो पूरा देगा जो भी हायर अमाउंट है जो उसके एस्टिमेट के अनुसार है, और लेकिन उसको 209 के अनुसार उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 210 जो सेक्शन है ये बात करता है कि एसएससी सबसे पहले तो खुद ब खुद देगा, उसके बाद उसको घटा बढ़ा सकता है जैसे जैसे उसका एस्टिमेट चेंज हो जाता है, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर भी अगर रेगुलर असेसमेंट करता है तो वो भी उसको ऑर्डर कर सकता है कि आपको इतना दीजिए, और अगर वो सोचता है कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर गलत है तो उसका या असेसिंग ऑफिसर अपने ही ऑर्डर को अमेंड कर सकता है कि अगर कोई रिटर्न आ जाती है जिसमें ज़्यादा इनकम आ जाती है या फर्दर ईयर के किसी केस में जो असेसमेंट होता है उसमें बढ़ जाता है तो असेसिंग ऑफिसर अपने एस्टिमेट को बढ़ा के और 210(4) का ऑर्डर कर देगा। असेसी को लगता है कि अगर इतना नहीं है तो 210(5) के तहत इंटीमेशन दे देगा, और असेसी को लगता है कि अगर उससे ज़्यादा होना चाहिए तो वो उतना अमाउंट को पे कर देगा, और उसके लिए कोई इंटीमेशन देने की उसको ज़रूरत नहीं है, ही विल जस्ट पे द अप्रोप्रिएट पार्ट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। तो ये हो गया 210 का। लेट्स गो बैक टू 209 जो हम पढ़ रहे थे, बिकॉज 210 का रेफरेंस बार बार 209 में आ रहा है, और लेकिन इसके पहले मैं 208 को एक बार रेफर करना चाहता हूँ फॉर वाइल, जिससे कि हम लोग एक पेज पे आ जाएं। इनफैक्ट 207 से मैं थोड़ा शुरू करना चाहूँगा। देखिए 207 में कहा गया है कि टैक्स जो है एडवांस में पे किया जाएगा, ये एक तरह का चार्जिंग सेक्शन हो गया। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्स एडवांस में पे किया जाएगा 208 से लेकर 209 19 सेक्शन के तहत के अनुसार, और ये एडवांस टैक्स टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में पे किया जाएगा एसएससी की, जो कि चार्जेबल होगी टैक्स के लिए उस असेसमेंट ईयर के लिए जो कि उस फाइनेंशियल ईयर से उसके बाद आता है, और ऐसी इनकम को हम करंट इनकम बोलेंगे। तो यहाँ पे 207 इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इसमें ये एक चार्जिंग सेक्शन है एडवांस टैक्स के लिए, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें करंट इनकम जो शब्द बाद में आ रहे हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि करंट इनकम वो एक टोटल इनकम है जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, जिसपे एसएससी को
एडवांस टैक्स जमा करना है फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, उस टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में जो चार्जेबल हो जाएगी वुड बी चार्जेबल। क्योंकि चार्जेबल कब हो जाएगी? जब असेसमेंट ईयर आएगा तब वो चार्जेबल होगी। तो उस असेसमेंट ईयर के लिए चार्जेबल हो जाएगी। चार्जेबल तो है लेकिन उस असेसमेंट ईयर के लिए जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है। और ये सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये उन सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को एग्जाम करता है जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है कि वो एडवांस टैक्स भरें। बहुत से सीनियर सिटीजन हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, एफडी रखे हैं, कुछ ज़्यादा भी कमा रहा हो सकता है। तो सीनियर सिटीजन्स पे बर्डन नहीं आना चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई की जो इंटरेस्ट इनकम है या जो भी कमाई की इंटरेस्ट इनकम है या कोई और इनकम है, कैपिटल गेन है, सैलरी भी अगर है, कहीं से कमा रहे हैं वो, उसके पीछे उनको एडवांस टैक्स देना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। सैलरी में तो ज़्यादातर टीडीएस कट भी जाता है। अगर मान ली टीडीएस भी नहीं कटा तो भी एक सीनियर सिटीजन जो है वो एडवांस टैक्स नहीं देगा अगर उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। अब आते हैं 209 सेक्शन पे। अब 209 सेक्शन में कहा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स है जो पेबल है एसएससी के द्वारा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उसको कंप्यूट कैसे करना है, मतलब एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो जहां पर जो कैलकुलेशन है वो एसएससी के द्वारा किया जा रहा है एडवांस टैक्स देने के लिए, सबसेक्शन 1, 2, 5 और 6 में जहां एसएससी को खुद कैलकुलेशन करना है, तो वो क्या करेगा, एसएससी अपनी इनकम को, करंट इनकम को एस्टिमेट करेगा और उस पर कितना इनकम टैक्स आ रहा है उसको कैलकुलेट करेगा। एस्टिमेट इज करंट इनकम एंड एस्टिमेट इज इनकम टैक्स देयर ऑन। एस्टिमेट वर्ड इनकम टैक्स के लिए भी है क्योंकि जहाँ इनकम एस्टिमेटेड है तो वहाँ पे टैक्स भी एस्टिमेटेड ही माना जाएगा। एंड इनकम टैक्स देयर ऑन शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट्स इन फोर्स। तो रेट्स इन फोर्स लगा के उस करंट इनकम पे वो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेगा फाइनेंशियल ईयर के लिए। और उसके बाद जहाँ पे कैलकुलेशन असेसिंग ऑफिसर कर रहे हैं क्योंकि उनको 203 का ऑर्डर करना है, तो वो क्या करेंगे, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम लेंगे, द टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसमें एसएससी का असेसमेंट हुआ था रेगुलर असेसमेंट से, या वो टोटल इनकम लेंगे जो रिटर्न किया एसएससी ने, रिटर्न्ड बाय द एसएससी। टोटल इनकम रिटर्न बाय द एसएससी यानी रिटर्न ऑफ इनकम में जो उसने शो की टोटल इनकम, रिटर्न्ड इन एनी रिटर्न ऑफ इनकम जो कि फर्निश किया गया है बाय हिम फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, किसी आगे आने वाले प्रीवियस ईयर के लिए, विच एवर इज हायर, जो भी अमाउंट हायर है, यानी टोटल इनकम अगर अगले सालों के लिए जो उसने भरी है रिटर्न में वो ज़्यादा है या फिर जो रेगुलर असेसमेंट किया गया है वो ज़्यादा है, तो दोनों में जो भी ज़्यादा होगा शैल बी टेकन एंड इनकम टैक्स देयर ऑन शैल बी कैलकुलेटेड, उसको ले लिया जाएगा, उस पर इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर दिया जाएगा एट द रेट्स इन फोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में रेट्स इन फोर्स पर कैलकुलेट किया जाएगा। ये वहाँ पे जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को करना है, तो असेसिंग ऑफिसर को दो चीज़ें देखनी है, तो उसने कोई रेगुलर असेसमेंट किया और उसके बाद क्या कोई टोटल इनकम ज़्यादा रिटर्न की हुई है, अगर नहीं की हुई है तो ये रेगुलर असेसमेंट में जो उसने टोटल इनकम है वो अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद जहाँ पर कैलकुलेशन असेसिंग ऑफिसर करते हैं 210(4) का ऑर्डर करने के लिए, तो 210(4) का ऑर्डर तब क्या था जब अमेंडेड ऑर्डर करना होता है 210(3) का, अगर एसएससी ने कोई हायर अमाउंट रिटर्न कर दिया उसके अनुसार, द टोटल इनकम विच इज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड बाय द एसएससी फॉर द लेटर प्रीवियस ईयर, उसके बाद आने वाले प्रीवियस ईयर के लिए अगर एसएससी ने ज़्यादा टोटल इनकम डिक्लेयर कर दी है, और एज द केस में बी द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रेगुलर असेसमेंट रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन हैज बीन मेड, या जिसमें रेगुलर असेसमेंट हो गया है तो वहाँ पे टोटल इनकम shall be taken and income tax thereon shall be calculated the rates in force।
और उस इनकम को लेके जो लेटर प्रीवियस ईयर का रिटर्न एसएससी ने भरा है, या और मैं इसलिए क्योंकि अगर वो कम का भरा है तो एसएससी ऑफिसर को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेवेन्यू करना है उसको, क्योंकि एसएससी को लगेगा अगर उसकी इतना नहीं होने वाला है इनकम तो खुद ही अपना इंटीमेशन देके वो अपना रिड्यूस कर लेगा। एसएससी ऑफिसर को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है अगर एसएससी ने रिटर्न भर दिए कम अमाउंट पे, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट पे उसने रिटर्न भर दिए तब तो उसको अमेंड करना पड़ेगा, अपना 210(3) का ऑर्डर। And the total income in respect to which regular assessment referred to in that subsection has been made shall be taken. जो भी अमाउंट ज़्यादा है उसको लेना पड़ेगा, जो टोटल इनकम उसने या तो असेस की थी या फिर टोटल इनकम जो डिक्लेयर की गई। और उसके बाद डी में आ रहा है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट अंडर सेक्शन ए बी सी, इसके ऊपर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या जो भी एडवांस टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, shall in each case be reduced by the amount of income tax which would be deductible or collectible at source. उसमें से जो भी राशि कलेक्टेबल एट सोर्स है या डिडक्टेबल एट सोर्स है वो घटानी होगी किसी भी प्रावधान के अंतर्गत, अगर ऐसा है किसी भी इनकम में से, फ्रॉम एनी इनकम एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शंस एडमिसिबल इन दिस एक्ट, जो इनकम को कंप्यूट किया जा रहा है इस एक्ट में डिडक्शंस देने से पहले। तो उसमें से वो टीडीएस या टीसीएस का जो पेएबल राशि है यानी या डिडक्टेबल राशि है या कलेक्टेबल राशि है उसको घटाएगा, which has been taken into account in computing the current income, जिसको कि करंट इनकम को कंप्यूट करने के लिए अकाउंट में लिया गया है, और as the case may be the total income aforesaid and the amount of income tax as so reduced shall be the advance tax payable. तो इस तरह से रिड्यूस करके उसमें से टीटीएस और टीसीएस की राशि को वो रिड्यूस करेगा, और या फिर जो टोटल इनकम है उसमें से वो रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद जो राशि आएगी उस पर वो ही उतना उसका एडवांस टैक्स पेएबल होगा। Provided that for computing liability for advance tax, income tax calculated under section A, B, C shall not in each case be reduced by the aforesaid amount of income tax which would be deductible or collectible at source during the said financial year under any provision of this act from any income if the person responsible for deducting tax has paid or credited such sum without deduction of tax. लेकिन अगर ऐसी राशि है कोई जो कि इसको डिडक्ट करना था, जिसने डिडक्ट नहीं किया और राशि को बिना डिडक्ट करे पे कर दिया या उसको क्रेडिट कर दिया बिना, if the person responsible for deducting the tax or crediting such income without deduction of tax उसने कर दिया है, या or it has been received or debited by the person responsible for collecting tax without collection, या जिसको कलेक्ट करना था उसने उसको रिसीव कर लिया बिना कलेक्ट किए हुए, तो वह राशि नहीं घटाई जाएगी, क्योंकि अगर डिडक्टर ने डिडक्ट नहीं किया, कलेक्टर ने कलेक्ट नहीं किया, तो वो राशि नहीं घटाई जाएगी। और उसके बाद where the Finance Act of the relevant previous year provides, जहाँ पर भी ये फाइनेंस एक्ट ये प्रोवाइड करता है, इन द केस ऑफ एनी क्लास ऑफ असेसीज, किसी भी क्लास ऑफ असेसीज के लिए कि जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है जैसा कि एक्ट में डिफाइन किया गया है, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स। जहाँ पर भी कोई भी फाइनेंस एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि एग्रीकल्चर इनकम को भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, अकाउंट में लेना पड़ेगा इस पर्पस के लिए कि एडवांस टैक्स के कंप्यूट करने के पर्पस के लिए उस नेट एग्रीकल्चर इनकम को भी लेने का अगर फाइनेंस एक्ट में प्रावधान है, then the net agriculture income to be taken into account in the case of any assessee falling in that class shall be। तो अगर आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम को लेना है तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होगी, इसके बारे में यहाँ प्रावधान किया जा रहा है कि अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम को अकाउंट में लेना है एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे क्या रेट लगेगा उसको निकालने के लिए फाइनेंस एक्ट में आता है कि आप नेट एग्रीकल्चर इनकम को भी ले लीजिए। तो
तो वो जो नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी, कितनी होगी, जो उसको अकाउंट फॉर करनी होगी। तो सबसे पहले, इन केसेस वेयर द असेसिंग ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ 210, जहां पर भी असेसिंग ऑफिसर 210 3 या 4 का ऑर्डर करता है, 210 3 में जहाँ पे एक रेगुलर असेसमेंट के पर्सनस में वो ऑर्डर करता है कि आपको इतना एडवांस टैक्स देना है, या फिर 210 4 अमेंडेड ऑर्डर जब वो करता है। If the total income of the latest previous year in respect of which the assessee has been assessed by way of regular assessment forms the basis of the computation of the advance tax payable by him, अगर जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में जिसमें कि रेगुलर असेसमेंट हुआ था वो आधार है एडवांस टैक्स को कंप्यूट करने के लिए, तो जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है जिसको कि अकाउंट फॉर किया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए जिस नेट एग्रीकल्चर इनकम को अकाउंट फॉर किया गया है फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू दैट प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर के रेलिवेंट जो असेसमेंट ईयर है उसमें जिस नेट एग्रीकल्चर इनकम को अकाउंट फॉर किया गया रेगुलर असेसमेंट करते वक्त, तो वही लेना होगा। उसके बाद जहाँ पर 210 3 या 4 का ऑर्डर रेगुलर असेसमेंट के आधार पे किया जा रहा है, और अगर जो रेगुलर असेसमेंट पे जो इनकम निर्धारित हुई थी उसको नहीं लिया जा रहा, और अगर if the total income declared by the assessee for the later previous year referred to in subsection 4 of 200 forms the basis, अगर आधार ये है कि असेसी ने कोई रेगुलर असेसमेंट के बाद वाले साल में टोटल इनकम ज़्यादा डिक्लेयर कर दी है, तो अगर आधार वो साल है जिसमें टोटल इनकम उसने ज़्यादा डिक्लेयर की है, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम वो लेनी होगी जो कि असेसी ने रिटर्न किया था इन द रिटर्न ऑफ इनकम, बाद वाले साल के लिए जो भी उसने रेफर किया था उसको अकाउंट फॉर करना होगा। तो ये इस तरह से प्रावधान किया गया है। अब आते हैं इसमें 2092 पर। तो 2092A में क्या है? 2092A में ये है कि जहाँ पर भी नेट एग्रीकल्चर इनकम को भी फाइनेंस एक्ट ने कहा है कि उसको भी आप अकाउंट फॉर करिए, तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने अगर रेगुलर असेसमेंट कर दिया है और रेगुलर असेसमेंट वाली इनकम को उसने अपने 210 3 या 4 के ऑर्डर के लिए अडॉप्ट किया है, तो वो रेगुलर असेसमेंट में उसने कितना नेट एग्रीकल्चर इनकम निर्धारित किया था वो लेना पड़ेगा। और अगर उसने किसी बाद वाले साल की टोटल इनकम को अपना बेसिस बनाया है असेसिंग ऑफिसर ने, तो बाद वाले साल में जो भी नेट एग्रीकल्चर इनकम रिटर्न की गई है उसको आधार बनाना पड़ेगा। उसके बाद 2B में क्या कहा जा रहा है? 2B में कहा जा रहा है इन केस वेयर द एडवांस टैक्स इज पेड बाय द असेसी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट ऑफ हिज करंट इनकम, उन केसेस में जहां पर एडवांस टैक्स असेसी के द्वारा अपने एस्टिमेट के आधार पर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एस्टिमेट अंडर सबसेक्शन 1 2 और 5 और 6, जहां पर असेसी को अलाउ किया जा रहा है कि आप अपने एस्टिमेट के आधार पर दीजिए, जहां असेसी ये सोचता है कि मेरा एस्टिमेट ज़्यादा सही है, तो जो भी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो उसने एस्टिमेट की है उस पीरियड के लिए जो कि प्रीवियस ईयर होगा, आगे आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए वुड बी द प्रीवियस ईयर फॉर द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, उस नेट एग्रीकल्चर इनकम को लेना होगा। तो कौन सी नेट एग्रीकल्चर इनकम लेनी है कंप्यूट करने के लिए एडवांस टैक्स को, ये सब सेक्शन 2 इसके बारे में है। और उसके बाद 3 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 209 क्या कहता है? Where the Finance Act of the relevant year specifies any separate rate or rates, जहां पर भी किसी रेलिवेंट ईयर का जो फाइनेंस एक्ट है वो एक अलग रेट प्रेस्क्राइब कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है एडवांस टैक्स को कंप्यूट करने के पर्पज से, इन द केस ऑफ एवरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर फाइनेंस एक्ट ये कहता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एक अलग रेट लगेगा विच हैज एटलीस्ट वन मेंबर, जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कम से कम एक ऐसा मेंबर होगा whose total income of the previous year exceeds the maximum amount not chargeable to tax, जिसकी इनकम जो है, जो बेसिक एग्जम्पशन है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को कहते हैं,
उससे ज़्यादा है, इन हिज केस, उसके केस में, यानी उस मेंबर के केस में, ऑफिसर है, he shall for making an order under 210(3) and 210(4). In the case of any such Hindu undivided family, compute the advance tax at such rate or rates. तो उस केस में वो किस रेट पे 210(3) या 4 का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर करेगा, जहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का उस के केस में उसको करना है ऑर्डर, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसी है जहाँ पे कम से कम एक व्यक्ति ऐसा मेंबर ऐसा है जिसकी टोटल इनकम फुली एग्जम्प्ट नहीं है, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल है उससे ज़्यादा है अगर एक की भी, तो उस केस में क्या रेट अडॉप्ट करना पड़ेगा एडवांस टैक्स के लिए, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। जहाँ पे फाइनेंस एक्ट ने एक अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए दे दिया हो उस केस में, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि इन ए केस वेयर द टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द HUF हैज बीन असेस्ड by way of regular assessment forms the basis of the computation of advance tax. If the total income of any member of the family for the assessment year relevant to such latest previous year exceeds the maximum amount not chargeable to income tax in his case, तो जहाँ पर जो टोटल इनकम उस साल की जिस साल में HUF का रेगुलर असेसमेंट हुआ था, अगर HUF का रेगुलर असेसमेंट किया गया रहा है तो, और उस साल में रेगुलर असेसमेंट में जो टोटल इनकम आई है, अगर वो टोटल इनकम आधार है एडवांस टैक्स के कंप्यूटेशन का, in a case where the total income of the latest previous year in respect of which the HUF has been assessed by way of regular assessment forms the basis, अगर वो टोटल इनकम बेसिस है एडवांस टैक्स के कंप्यूटेशन के लिए, इफ द टोटल, अगर किसी भी मेंबर, एक मेंबर जो फैमिली मेंबर है उसका इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, और in a case where the total income of the previous year in respect of which the return of income is furnished by the HUF under 139 और 142(1), जहाँ पर HUF ने 142(1) के रिस्पॉन्स में रिटर्न भरा या 139 के रिस्पॉन्स में रिटर्न भरा, 139 के तहत रिटर्न भरा, और वो रिटर्न जो है बेसिस बन जा रहा है, इफ दैट रिटर्न, इफ द टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम उसमें रिटर्न किया गया है वो बेसिस हो जा रहा है, forms the basis of the computation of the advance tax if the total income of any member of the family exceeds the maximum amount not chargeable to income tax। तो यानी कि दोनों में से जहाँ पर जो बेसिस है, यानी अगर टोटल इनकम जो कि अगर वो बेसिस है तो उसको उसके जो वो रेट अडॉप्ट किए जाएंगे, और यदि बेसिस ये है कि उसके बाद उसने कोई रिटर्न भरी है, दैट इज़ द बेसिस, तो उसके लिए जो भी रेट या रेट्स हैं वो अडॉप्ट किए जाएंगे। यानी यहाँ ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस साल के लिए रेट लगाएं हम। मान लीजिए एक ऐसे साल के लिए रेट लगाया है जिसमें कि जो जहाँ पे रेगुलर असेसमेंट हुआ है, तो रेगुलर असेसमेंट के को अगर रेगुलर असेसमेंट में जो निर्धारित टोटल इनकम थी, अगर उसको कंप्यूटेशन का बेसिस बना रहे हैं तो उस साल का रेट लगेगा, और अगर एसएससी ने बाद में रिटर्न भर दी जिसमें ज़्यादा टोटल इनकम दिखा दी है, अगर उसको हम आधार बना रहे हैं तो उस साल का रेट लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई की जा रही है कि जहाँ पर एक HUF का केस है, HUF के केस में जहाँ पर मेंबर जो है उसकी इनकम, किसी भी एक मेंबर की इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल है उससे ज़्यादा है, जहाँ पर किसी भी मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल से ज़्यादा नहीं, वहाँ तो एडवांस टैक्स देने का मतलब ही नहीं है। अगर सबकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से कम होगी तो देना ही नहीं है टैक्स। जब एक क्या भाई ऐसा हो जाता है कि एक भी मेंबर की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से ऊपर हो जा रही है, तो और फाइनेंस एक्ट ने एक अलग से रेट दे रखा है HUF के लिए, तो एडवांस टैक्स के लिए जब ऑर्डर करना है 210(3) या 4 का, उस वक्त ये ऑर्डर
करते वक्त किस बात का ध्यान रखना है। तो वहाँ पर वही किया जा रहा है कि अगर रेगुलर असेसमेंट हो गया है तो आप जो रेगुलर असेसमेंट वाला जो टोटल इनकम है उसके आधार पे जो रेट है वो लगा लीजिए, और अगर उसके बाद कोई रिटर्न भरिए जिसमें कि और ज़्यादा असेसी ने दिखा रखा है टैक्स या टोटल इनकम तो HUF ने, तो फिर वो रेट अडॉप्ट कर लीजिए। तो इस तरह से 209 सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया और 210 सेक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास एंड वी बिगिन द नेक्स्ट क्लास एट 2:15 PM। तो 2:15 PM वाली क्लास हमारी ज्वाइन करिए। वी विल स्टार्ट विद 211 सेक्शन। इसमें हम 211 सेक्शन से शुरुआत करेंगे और उसमें आप हमारे साथ आइएगा एंड वी विल again have a very interesting discussion on the remaining provisions. Thank you so much.